क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद जब पहली बार 22 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उनमें से 13 ब्राह्मण मुख्यमंत्री चुनकर आए थे। लेकिन मंडन कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद परिस्थितियां बदल गई। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि अपने आप को बड़ा ओबीसी नेता बताए जाने की कवायद और होड़ पार्टियों में लगी हुई है और एक के बाद एक बड़े ओबीसी चेहरों को आगे किया जाता है। सिद्धारमैया एक ताजा उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिनमें से 3 में उसने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मोदी सरनेम को लेकर पिछले कुछ महीनों में हमने देखा किस तरह का बड़ा बवाल हुआ था। उसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की गई थी। अब ओबीसी वोट बैंक किसका होगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। राधिका खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। योगेंद्र यादव जी, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, को फाउंडर हैं स्वराज इंडिया के आप, और मंडल कमंडल का ये जो नारा बुलंद करती रही है पार्टियां और आगे की राजनीति, इस पर खासतौर से योगेंद्र यादव जी से हम समझेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा झटका दिया है जातिगत जनगणना वाले मामले में। वहीं मौजूद है हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए राधिका खेड़ा जी, आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने मोदी की को हराना है और मोदी की ये लड़ाई अब मंडल पर लेकर आई है कांग्रेस पार्टी, इसमें मिलेगी कामयाबी? ओबीसी वोट बैंक आपकी ओर झुकेगा इसकी बदौलत? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर कैसा वोट बैंक जुट रहा है वो तो कर्नाटक के नतीजों ने दिखा दिया कि सबने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, इसीलिए प्रचंड बहुमत की सरकार वहां बनी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। ना हम किसी धर्म की राजनीति करते हैं, ना किसी जाति की राजनीति करते हैं। हमारा ये मानना है, जैसे राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में जाके कहा भी था, जो नारा वापस से कहा गया था, जितनी आबादी उतना हक, सबको, और कास्ट सेंसस होना इसीलिए हम मानते हैं कि बहुत बहुत आवश्यक है। अब आई बात की कौन कौन चेहरे होंगे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक दलित हैं। हमारी पार्टी ऐसी है जिसमें चाहे हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य हो, चाहे हमारे कर्नाटक हो, चाहे हमारा राजस्थान राज्य हो, वहां पे तीनों जो नेता हैं तीनों ओबीसी हैं और सबको मिलता है जहां पे जिस तरीके की जरूरत होती है कि कैसे ताकि सबको हक मिले। जैसे मैंने कहा, जितनी आबादी जितना हक, तो कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही जाति विशेष के लिए होगा या एक ही धर्म के लिए होगा। इसीलिए ऐसा बीते दिनों देखने को मिला है ना, गुजरात में भी जाकर आप लोगों की ओर से ओबीसी मुख्यमंत्री का दांव छेड़ा जाता है। हालांकि वहां पर कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि वहां पर पहले से ही एक बहुत बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी। लेकिन हमने ये भी देखा है 14 और 19 के चुनाव में मोदी के नाम पर तमाम जातियां टूटी हैं और हिंदुत्व वोट बैंक एक बड़ा निकल कर आया है। उसकी काट क्या हो पाएगा आपका ओबीसी दांव? राधिका जी जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। चित्रा जी, कर्नाटक का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, दोनों ही तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़े गए थे। एक गुजरात उनको प्रचंड बहुमत मिल गई, ठीक है, लेकिन ये दोनों चुनाव भी तो साफ तौर पे, और कर्नाटक का तो बिल्कुल ही ऑफ मोदी जी, बाय मोदी जी, फॉर मोदी जी था। जिस तरीके से उनकी रैलियां हुई थी, सारा वोट उन्हीं के नाम पे माना गया था। तो वहां पे भी तो मोदी जी के चेहरे को हार मिली है। हिमाचल जो जेपी नड्डा साहब का खुद का स्टेट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वहां पे भी मोदी जी, याद है ना, डबल इंजन, हर जगह डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट मांगे गए, हर जगह मोदी जी। क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का असूल है कि वोट तो मोदी जी के नाम पे ही माना जाता है। और साउथ इंडिया में वोट मोदी जी के नाम पे मांगते मांगते अब भारतीय जनता पार्टी जो ये नारा देती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल तो बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया तो हो ही चुका है। तो वैसा मैंने कहा, ये कहना कि मोदी जी के नाम पे एक गुजरात में ही तो ऐसी प्रचंड बहुमत मिली है उनको। ठीक है, आप बता रही हैं कि तो योगी जी के नाम पे इनको सरकार मिली है, बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया हो चुका है। के शर्मा जी वो गंभीर आरोप लगा रहे, देखिए चुनाव तो आप लोग हारे हैं, अभी बता और अब आगे मैं एक बार उनकी भी टिप्पणी ले लेती हूँ, बाकी मेहमानों की भी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। के शर्मा जी, फिर काट क्या रखेंगे आप? ओबीसी का दांव बढ़ चढ़कर खेल रही है, चल रही है कांग्रेस पार्टी, फिर मुश्किलें हो जाएंगी आप लोगों के लिए। के शर्मा जी नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं, लेकिन इसके पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को केवल इतना बताना चाहता हूं कि 2022 से लेके 2023 तक 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं चित्रा जी। 11 राज्यों के चुनाव में 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। 8 राज्यों में सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस जीती है और 1 राज्य में आप पार्टी चुनाव जीती है।
तो उनको पहले थोड़ा विश्लेषण कर लेना चाहिए। कर्नाटक चुनाव से बहुत ज्यादा आसमान में उड़ रही है कांग्रेस, उसको थोड़ा सा विवेचना करनी चाहिए अपनी। रही बात अभी आपने जिसकी बात की ओबीसी की, देखिए 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से जो है जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को अलग करके विकासवाद की राजनीति पर लाके खड़ा किया है। और इसीलिए ये जो आपको मैं आंकड़े बताया 2022 और 23 के, कि जिसमें जो है 11 राज्यों में चुनाव होते हैं और 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, और बहुत से उत्तर प्रदेश में हम रिपीट करते हैं, जो है उत्तराखंड में रिपीट करते हैं, ऐसे कई राज्य हैं। लेकिन जहां तक ओबीसी की बात है, इन्होंने कहा कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया, वहां मुख्यमंत्री बना दिया, यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुख्यमंत्री बनाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है चित्रा जी, हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी इसलिए, क्योंकि आपने आज ये विषय रखा, इसलिए इस विश्लेषण को बता दूं कि 2018 में जो है राजस्थान में ये कह रहे हैं कि गहलोत जी को ओबीसी हमने वो बनाया। क्या हुआ? लोकसभा में 1 सीट आई इनकी, बाकी सारी सीट हम जीते, सारे सीट हम भारतीय जनता पार्टी जीती। इसी तरह आप छत्तीसगढ़ में देखिए, 11 सीट है, 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 2 सीट जो है कांग्रेस जीतती है। आज जो है लोकसभा में लगभग 120 सीट ओबीसी के हैं, और उसमें से 87 सीट लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद हैं ओबीसी के, तो भारतीय जनता पार्टी के। राज्यसभा में 23 सांसद जो हैं, वो जो है ओबीसी सांसद, वो भारतीय जनता पार्टी के। मतलब 110 सांसद। और ये भी, इससे भी एक बड़ा आंकड़ा बताता हूं, हमने जाति इस तरह नहीं किया है जी। लेकिन आज 70 साल के इतिहास में पहली बार 27 मंत्री, केंद्रीय मंत्री ओबीसी समाज के हैं। ठीक है, 27 मंत्री ओबीसी समाज के भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ। और ये 70 साल के इतिहास में 35% कैबिनेट में जो हिस्सा मिला है, ये ओबीसी समाज को मिला है। दिलचस्प इस है। रूप में नहीं कि हमने जाति के पहली आधार लोकसभा पर ये में हर निर्णय चौथा किए थे। सांसद ब्राह्मण इसलिए था और हमने बार-बार उनकी- ब्राह्मणों को लेकिन ये तरजीह दी संख्या जाती इतनी थी। ज्यादा अभी है। 10वां है और ओबीसी को लेकर बार-बार ये गिनाया जाता है कि हमारे पास इतने ओबीसी नेता, तो हमारे पास इतने ओबीसी मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं। राधिका जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, ये जो जाति की राजनीति है, खासतौर से ओबीसी वोट बैंक को लेकर, कर्नाटका ने क्या कांग्रेस पार्टी को एक नई धार दे दी है? और उसको लग रहा है कि ओबीसी कार्ड खेलकर, चूंकि जातिगत जनगणना का नारा जब राहुल गांधी ने वहां पर बुलंद किया तो हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन क्या ओबीसी कार्ड जो बीजेपी को पिछले 2 बार से मिलता रहा है, बड़ा वोट बैंक, यहां पर 31% और 37%, क्या कांग्रेस उसमें कामयाब हो पाएगी 24 में? योगेंद्र जी। चित्रा त्रिपाठी जी, मैं 2-3 भ्रांतियां दूर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस सारी बात ने मुझे कहीं एक पीड़ा सुनाई दी। देखिए, लोकतंत्र का कायदा ये होता है कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार होता है, वैसे वैसे जो छोटा सा अभिजात्य वर्ग काबिज होता है सत्ता पे, उसका शिकंजा ढीला होता जाता है। और जैसे जैसे जो समाज की तस्वीर है वो मंत्रिमंडल में, सत्ता में आनी शुरू हो जाती है। तो जो आपने कहा कि पहली बार 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, ये देश के लिए कोई गौरव का विषय नहीं था। जिस देश में केवल 2-3% जिस आबादी हो, और अगर वो आधे देश के प्रधान मुख्यमंत्री थे, तो ये देश के लिए चिंता का विषय था। और आपने कहा कि 1/4 सांसद ब्राह्मण थे, कहीं मुझे इस सारी बात में पीड़ा सुनाई दी। निश्चित ही आपकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही होगी, लेकिन जिसकी भी पीड़ा रही हो, उसे मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का विस्तार, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जब लोकतंत्र खुला तो अश्वेत वहां कम, वहां अश्वेतों की संख्या बढ़ी ना। कोशिश कर रही थी। अब सुन लीजिए ना, जी योगेंद्र जी, सुन तो लीजिए। बार बार जब ये कहा जाता है 1/4 ब्राह्मण थे, किस बात से कहा जा रहा है? मैं तो हैरान हूं, ऐसी बातें टीवी पे कही जाती हैं, इस पे तो हमें संकोच होना चाहिए। जैसे ये कहने में कि साउथ अफ्रीका में आज भी इतने व्हाइट लोग वहां सत्ता में हैं, आबादी से ज्यादा है, तो हमें शर्म आनी चाहिए इन चीजों पे। तो पहली बात, देश में बहुत स्वाभाविक चीज हो रही है। दूसरी भ्रांति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती और दूसरी पार्टियों ने अभी शुरू की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शर्मा जी ने स्वयं इस भ्रांति का खंडन आपके चैनल पे कर दिया। उन्होंने आपको गिना दिया हमारे कितने मंत्री ओबीसी हैं। वैसे आपको याद है चित्रा त्रिपाठी जी कि पहली बार देश के इतिहास में देश की मंत्रिमंडल की सूची जारी की गई थी, साथ में जातियां लिखी गई थी, और वो पार्टी थी जिसने ऐसा किया, वो थी भारतीय जनता पार्टी। ये जो मानना है कि बाकी लोग जाति की राजनीति करते हैं, चित्रा त्रिपाठी जी, मैंने इसकी स्टैटिस्टिकल स्टडी की है, आपका एग्जिट पोल के आंकड़े मेरे पास हैं।
तो मैं बताना चाहता हूं चित्रा त्रिपाठी जी आपको कि इस देश का सबसे स्थायी वोट बैंक क्या है, सबसे बड़ा और सबसे लॉयल, सबसे जबरदस्त वोट बैंक है हिंदू अपर कास्ट। और जिस पार्टी का वोट बैंक है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और यह बात आपके ही इंडिया टुडे के सटीक एग्जिट पोल में भी निकल के आई है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटका के इस परिणाम का जातियों से कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। और आपके एग्जिट पोल के आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। आपके एग्जिट पोल ने बताया है कि कर्नाटका के चुनाव में जातिगत समीकरण लगभग वही रहा जो कि पिछली बार था। कांग्रेस को सभी जाति समुदाय में पिछली बार की तुलना में 4, 5, 7% वोट ज्यादा मिले, सब जाति समुदाय में। तो किसी जाति विशेष के परिवर्तन करने से कोई बदलाव नहीं हुआ है। ओबीसी में कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में कितने ज्यादा वोट मिले? आपके सर्वेक्षण के हिसाब से 5%। पूरे कर्नाटका में कांग्रेस के वोट कितने बढ़े? 5%। ओबीसी से फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। एग्जैक्टली उतना ही वोट आया जितना बाकी में आया था। तो इस सारी बातचीत की जो बुनियाद है वो बुनियाद एक गलत तथ्य पे है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इंडिया टुडे के एग्जिट पोल को जरूर देखा कीजिए। आज तक और इंडिया टुडे वाला बहुत अच्छा एग्जिट पोल है, उसके आंकड़े को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। वो बताता है कि इस बार जो बदलाव हुआ है वो जाति के आधार पे हुआ ही नहीं है। तो ये सारी चर्चा व्यर्थ है। एक आखिरी बात और कह दूं, आपने जो जाति सेंसस वाली बात की, बिल्कुल आपने ठीक याद दिलाया। राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया है, जाति सेंसस के सवाल को। आप ये भी याद रखिएगा, इस सवाल को, जाति सेंसस को मान्यता इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से बीजेपी के वोट के सहित 2010 में दी थी। 2018 में माननीय राजनाथ सिंह जी, जबकि वो गृह मंत्री थे, उन्होंने सदन के पटल पे आश्वासन दिया था कि वो ओबीसी की गिनती करवाएंगे। इसके लिए संसद की समिति कह चुकी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अपॉइंटेड नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन कह चुका है। राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं। अगर ये जाति की राजनीति है तो आप जरा इधर उधर भी निगाह डाल के देखिए ना, कौन कौन नहीं कर रहा। तो मेरा ठीक इतना है अनुरोध है, योगेंद्र यादव जी, आपने बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कही।